चलिए, आज की बातचीत एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा असहज भी लगे। सवाल है, औरतें गुलाम क्यों हुईं? और ये कोई आज का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 1942 में छपी एक किताब का नाम है। उसका सीधा-सीधा शीर्षक है। जी, और इसे लिखा था ईवी रामास्वामी ने, जिन्हें हम सब पेरियार के नाम से बेहतर जानते हैं। और ये किताब मतलब कोई सिर्फ एकेडमिक अभ्यास नहीं थी। नहीं, ये एक वैचारिक धमाका था। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं। पेरियार ने शादी, पवित्रता, प्रेम, महिलाओं की आज़ादी, इन सब पर जो कहा, वो किसी मामूली सुधार जैसा नहीं था। इसीलिए उनके नजरिए को अक्सर सर्जन का इलाज कहते हैं, मतलब समस्या की जड़ पर सीधी और बेझिझक चोट। बिना किसी लाग लपेट के। और आज हमारी पड़ताल का आधार भी सीधे पेरियार के अपने लेख, उनकी ये किताब और वो अकेडमिक विश्लेषण है जो उनके काम को भारतीय नारीवाद और आत्मसम्मान आंदोलन के बड़े दायरे में रखकर देखते हैं। तो चलिए सीधे उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जिससे किताब शुरू होती है। पेरियार के मुताबिक इस गुलामी की जड़ें कहाँ थीं? वो पहली सबसे मजबूत कड़ी क्या थी? पेरियार ने दो मुख्य और आप कह सकते हैं बेहद बुनियादी वजहों पर उंगली रखी। पहली वजह शारीरिक थी। उनका साफ मानना था कि महिलाओं का लगातार बच्चे पैदा करना और फिर उनकी परवरिश में पूरी तरह से बंध जाना, हाँ, वही उनकी पराधीनता का मूल कारण है। ये कोई भावुक दलील नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक अवलोकन था। ये आज भी मुझे लगता है कई लोगों को चौंका सकता है। मतलब वो मातृत्व को, जिसे अक्सर महिमा मंडित किया जाता है, बिल्कुल उसे वो आज़ादी के रास्ते का एक रोड़ा बता रहे थे। ठीक यही बात। हाँ। उन्होंने इसे साफ साफ स्वतंत्रता और आजादी का दुश्मन कहा। उनके लिए जब तक एक महिला का जीवन और उसका शरीर बच्चे पैदा करने के इस चक्र में फंसा रहेगा, तब तक वो पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर रहेगी। जाहिर है ना, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। न कोई पेशा अपना पाएगी और न ही सार्वजनिक जीवन में हिस्सा ले पाएगी। ये पहली और सबसे बड़ी शारीरिक बेड़ी थी। और दूसरी बेड़ी, वो तो फिर सामाजिक और आर्थिक होगी। बिल्कुल। दूसरी और शायद सबसे निर्णायक वजह थी संपत्ति के अधिकार का पूरी तरह से अभाव। अच्छा। पेरियार का तर्क बहुत सीधा था। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सच्ची आजादी एक खोखला नारा है बस। जब तक एक महिला अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, अपने पिता, पति या बेटे पर निर्भर है, तब तक वो बराबरी का दावा कैसे कर सकती है? सवाल ही नहीं उठता। और यहीं पर उन्होंने वो तुलना की थी जो उस दौर में किसी को भी हिला कर रख देती। उन्होंने पारिवारिक महिलाओं की स्थिति की तुलना वेश्याओं से की थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी पेशे को बढ़ावा देना नहीं था। नहीं, ये एक सामाजिक कटाक्ष था। बिल्कुल, एक बहुत तीखा सामाजिक कटाक्ष। उनका कहना था कि एक वेश्या, जिसे समाज नीच समझता है, वो भी कम से कम अपने कमाए हुए पैसे पर अधिकार तो रखती है। हम्म। और इसी आर्थिक स्वतंत्रता की वजह से उसे अपने परिवार और समुदाय में उन तथाकथित सम्मानित महिलाओं से ज्यादा अधिकार और बोलने की हिम्मत मिलती है, जिनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं होता। तो वो ये कह रहे थे कि सम्मान का असली पैमाना पवित्रता नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता है। एकदम। ये तो पूरे सामाजिक ढांचे की नींव पर ही सवाल था। सही बात है। वो दिखाना चाहते थे कि समाज के बनाए हुए सम्मान और पवित्रता के नियम कितने खोखले हैं, जब तक कि उनके पीछे आर्थिक शक्ति ना हो। तो ये दो फाउंडेशनल पिलर्स थे, बच्चे पैदा करने की मजबूरी और संपत्ति का अभाव। इन दोनों ने मिलकर गुलामी की नींव रखी। ठीक है, तो अगर ये गुलामी की बुनियाद थी, तो इसकी दीवारों और छत को मजबूत करने के लिए किन विचारों का इस्तेमाल किया गया? पेरियार ने उन मानसिक बेड़ियों पर भी तो हमला किया होगा, जिन्हें समाज गुण मानता है। चलिए, पवित्रता से शुरू करते हैं। तमिल में करपू करपू, हाँ, ये पेरियार के विश्लेषण के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल केंद्र में था। उन्होंने इसे पुरुषवादी वर्चस्व का सबसे धारदार हथियार बताया। नहीं कहा हथियार। जी, एक ऐसा विचार जिसे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को नियंत्रित करने और उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ा गया। और इसकी सबसे बड़ी खामी क्या थी? कि ये एक तरफा था। मतलब ये नियम सिर्फ महिलाओं के लिए था, पुरुषों के लिए नहीं। बिल्कुल, वन साइडेड। पुरुषों से कोई पवित्रता की उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन महिलाओं का पूरा जीवन, उनकी पूरी पहचान इसी एक कसौटी पर कसी जाती थी। और यहाँ पे पेरियार की हिम्मत देखने लायक है। उन्होंने सिर्फ मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों की ही आलोचना नहीं की। जिन्हें सुधारवादी अक्सर निशाना बनाते थे, हाँ। उन्होंने उन ग्रंथों पर भी सवाल उठाए जिन्हें तमिल संस्कृति का गौरव माना जाता है। जैसे कि तिरुकुरुल। बिल्कुल, उन्होंने तिरुकुरल,
जैसे सम्मानित और धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले तमिल ग्रंथ को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ भी इसी दोहरे मापदंड को बढ़ावा देता है, जहां पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पति ही देवता है, लेकिन पति के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। और यहीं पर उनका विश्लेषण और गहरा हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि हम उन कहानियों का महिमा मंडन क्यों करते हैं जो इस एक तरफा पवित्रता को एक महान गुण के तौर पर दिखाती हैं। आप सिलप्पदिकारम महाकाव्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कन्नगी की कहानी। एकदम सही। सिलप्पदिकारम को तमिल साहित्य का एक स्तंभ माना जाता है, लेकिन पेरियार ने इसकी तीखी आलोचना की। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार ये महाकाव्य कन्नगी जैसी एक महिला का गुणगान करता है जो अपने व्यभिचारी पति को देवता की तरह पूजती है, उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। पेरियार ने पूछा, ये कैसा आदर्श है? ये तो गुलामी को ही एक गुण के रूप में पेश करना हुआ। बिल्कुल, ये तो महिलाओं को ये सिखाना हुआ कि तुम्हारा पति चाहे जैसा भी हो, तुम उसकी दासी बने रहने में ही महान हो। तो वो सिर्फ नियमों को नहीं तोड़ रहे थे, वो उन कहानियों को भी तोड़ रहे थे जो इन नियमों को हमारे अवचेतन का, हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनाती हैं। यही उनका सर्जन का इलाज था। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, पवित्रता की वह अवधारणा जो हर लिंग के लिए अलग-अलग न्याय करती है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए, सुधारना नहीं। नहीं, उनके लिए ये कोई सुधार का मामला नहीं था, ये पूरी अवधारणा को ही उखाड़ फेंकने की बात थी। अगर पवित्रता कोई गुण है, तो वो दोनों के लिए बराबर हो, वरना ये सिर्फ गुलामी का एक उपकरण है और कुछ नहीं। पवित्रता के बाद दूसरा बड़ा शब्द आता है प्रेम या कादिल। यह तो भाई रिश्तों का आधार माना जाता है। क्या पेरियार ने इसे भी नहीं छोड़ा? नहीं, और यहाँ उनका नजरिया बेहद व्यवहारिक और शायद आज के दौर के लिए भी बहुत रैडिकल है। उनका तर्क था कि स्नेह, इच्छा और दोस्ती ये सब स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। इनसे परे प्रेम नाम का कोई रहस्यमय या दैवीय तत्व मौजूद नहीं है। मतलब वो उस रोमांटिक लव के आइडिया को पूरी तरह खारिज कर रहे थे जिस पर हमारी फिल्में, हमारा साहित्य, हमारी पूरी संस्कृति खड़ी है। बिल्कुल, उनका मानना था कि दुनिया ने इस एक शब्द प्रेम को जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी और जरूरी बना दिया है, और इस काल्पनिक आदर्श के नाम पर लोग फंसे रहते हैं। हाँ, बिना किसी आपसी समझ, खुशी और संतुष्टि के बेमेल रिश्तों में अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बस एक धोखा है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया था। हाँ, वो मिठाई वाला उदाहरण। उन्होंने कहा कि जीवन साथी चुनना अपनी पसंदीदा मिठाई खरीदने जैसा है। ये पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद और संतुष्टि का मामला है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है, इसका फैसला आपका पड़ोसी या समाज कैसे कर सकता है? सही बात है। और अगर मिठाई खराब निकल जाए या आपका मन भर जाए तो आप दूसरी मिठाई चुनते हैं। बस इसी तर्क को उन्होंने रिश्तों पर लागू किया। उन्होंने कहा कि अगर दो लोग एक साथ खुश नहीं हैं, तो उन्हें अलग हो जाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। समाज या परिवार को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। और यही विचार उनके तलाक के मजबूत समर्थन की नींव बना। जी, उनके लिए रिश्ता कोई जन्म जन्म का बंधन नहीं, बल्कि दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच एक समझौता था, एक कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर पवित्रता एक ढोंग है और प्रेम एक बड़ा चढ़ा कर बताया गया विचार, तो फिर उस संस्था का क्या होगा जो इन्हीं दोनों पर टिकी है, यानी विवाह? यहाँ बात और भी विस्फोटक हो जाती है। जाहिर तौर पर पेरियार ने पारंपरिक विवाह को महिलाओं की गुलामी को कानूनी और सामाजिक मान्यता देने वाली सबसे बड़ी संस्था माना। खासकर वो विवाह जो ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और संस्कृत मंत्रों के साथ होते थे। हाँ, उनका कहना था कि ये सारे कर्मकांड असल में महिला को पुरुष की संपत्ति के रूप में स्थापित करने की एक प्रक्रिया है और कुछ नहीं। वो ऐसे सिर्फ एक बुरी सामाजिक प्रथा नहीं, बल्कि एक अपराध मानते थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने घोषणा की कि इस तरह के विवाह को एक आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए। एक क्रिमिनल एक्ट। जी, क्योंकि यह एक इंसान को दूसरे इंसान का दास बनाता है, उसकी व्यक्तिगत आजादी छीन लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विवाह संस्था जाति की शुद्धता बनाए रखने का भी एक जरिया है, ताकि संपत्ति और वंश एक जाति के भीतर ही रहे। तो फिर विकल्प क्या था? अगर पारंपरिक विवाह गुलामी है, तो आजादी वाला रिश्ता कैसा होगा? इसके जवाब में उन्होंने आत्मसम्मान विवाह यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की अवधारणा पेश की और उसे जमीन पर उतारा, लोकप्रिय बनाया। ये क्या था? ये पारंपरिक विवाह से कैसे अलग था? दूल्हा दुल्हन में से किसी को नहीं पता होता।
तो फिर होता क्या था? ये बस दो बराबर के इंसानों के बीच एक सार्वजनिक समझौता होता था। वे एक दूसरे को माला पहना सकते थे या अंगूठी, और घोषणा करते थे कि वो जीवन भर दोस्त और बराबर के साथी बनकर रहेंगे। तो ये एक नागरिक अनुबंध था, धार्मिक संस्कार नहीं। बिल्कुल, दोस्ती, समानता और आपसी सहमति पर आधारित। और ये उनके वेश्यावृत्ति पर विचारों से कैसे जुड़ा? ये थोड़ा जटिल लगता है। एक तरफ वो विवाह का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति पर भी बोल रहे हैं। ये जटिल नहीं, बल्कि समाज के पाखंड को उजागर करने का उनका तरीका था। उन्होंने वो सवाल पूछा जो कोई नहीं पूछ रहा था। वेश्यावृत्ति का अपराध हमेशा सिर्फ महिला पर क्यों थोपा जाता है? पुरुष, जो इस व्यवस्था का एक बराबर का हिस्सा है, जो ग्राहक है, उस पर कोई सामाजिक या कानूनी कलंक क्यों नहीं लगता? उनकी दलील बहुत सीधी और तर्कपूर्ण थी। अगर ये अपराध है तो सजा दोनों को मिलनी चाहिए। या फिर किसी को नहीं? बिल्कुल। उनका उद्देश्य वेश्यावृत्ति का समर्थन करना नहीं था। उनका उद्देश्य उस व्यवस्थागत अन्याय और दोहरे मापदंड को उजागर करना था, जो हमेशा पुरुषों को बचाता है और केवल महिलाओं को दंडित करता है। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे समाज एक तरफ पवित्र पत्नी की मांग करता है और दूसरी तरफ पुरुषों को अपनी यौन इच्छाओं के लिए पूरी छूट देता है। और इस पूरे खेल में सजा सिर्फ महिला को मिलती है, चाहे वो पत्नी हो या वेश्या। ठीक है, तो उन्होंने समस्या की जड़ यानी शारीरिक और आर्थिक निर्भरता को पहचाना। फिर उन्होंने पवित्रता, प्रेम और विवाह जैसे वैचारिक हथियारों को तोड़ा। अब आते हैं समाधान पर। पेरियार का वो सर्जन का इलाज क्या था? इस गुलामी से आजादी का रास्ता क्या था? पेरियार सिर्फ समस्याएं गिनाने वाले विचारक नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट थे। उन्होंने एक बहुत ही ठोस और व्यावहारिक योजना पेश की। इस योजना के कई अहम हिस्से थे। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला और शायद उस वक्त के हिसाब से सबसे क्रांतिकारी कदम था गर्भ निरोध का खुला समर्थन। और वो ये बात 1920 और 30 के दशक में कर रहे हैं। जी, जब दुनिया में कहीं भी इस पर खुलकर बात नहीं होती थी। और दिलचस्प बात यह है कि वो परिवार नियोजन की वकालत देश की बढ़ती आबादी या अर्थव्यवस्था के लिए नहीं कर रहे थे, जैसा कि बाद में सरकारों ने किया। उनका कारण कुछ और था। उनका प्राथमिक और एकमात्र कारण था महिलाओं की आजादी। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि जब तक महिला का अपने शरीर और अपनी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण नहीं होगा, वो कभी आजाद नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कहा कि गर्भधारण और बच्चे पैदा करना महिलाओं की मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो उनके लिए गर्भ निरोध आजादी का पहला और सबसे जरूरी औजार था। बिल्कुल। और दूसरा औजार जाहिर तौर पर आर्थिक स्वतंत्रता था, जिसकी बात हमने शुरू में भी की थी। समान संपत्ति का अधिकार, शिक्षा, नौकरियां। और पुलिस से लेकर सेना तक हर पेशे में जाने के अवसरों की जोरदार मांग की। उनका मानना था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सामाजिक बराबरी की चाबी है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, उन्होंने ये जिम्मेदारी किसे दी? क्या उन्होंने पुरुषों से बदलने की अपील की? नहीं, यहीं पर वो बाकी समाज सुधारकों से एकदम अलग हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी मुक्ति के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पुरुषों से दया की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उन्हें ये विचार अपने मन से पूरी तरह निकालना होगा कि वे पुरुषों की सेवा करने या उनकी गुलाम बनने के लिए पैदा हुई हैं। अपना संघर्ष खुद लड़ना होगा। जी, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने संगठन बनाने होंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। उनकी किताब के एक पूरे अध्याय का शीर्षक था, पुरुषत्व को नष्ट कर देना चाहिए। इस शीर्षक का मतलब क्या था? क्या वो पुरुषों के खिलाफ हिंसा की बात कर रही थी? हाँ। बल्कि उस मानसिकता से था। हाँ, उस पितृसत्तात्मक मानसिकता और शक्ति संरचना से था, जो पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानती है। वो मैस्कुलिनिटी की उस आक्रामक और दबदबे वाली अवधारणा पर हमला कर रहे थे। इस मानसिकता को नष्ट करना जरूरी था, पुरुषों को नहीं। और आखिर में ये सब सिर्फ विचार नहीं थे। उन्होंने इसे जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा आंदोलन खड़ा किया। जी हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। उनका आत्मसम्मान आंदोलन इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बराबरी से और बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके लिए अलग सम्मेलन भी होते थे। जी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अलग सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, जहां महिलाएं खुद बोलती थीं और अपनी नीतियां तय करती थीं। यहाँ तक कि उनके अपने जीवन में भी ये विचार दिखते हैं। उनकी पत्नी नागम्मई खुद एक बड़ी नेता थी। जी, वो आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थीं। और उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी भी एक महिला, मणियम्मई थी। और सबसे दिलचस्प तथ्य, वो पेरियार वाली उपाधि। हाँ, उन्हें पेरियार यानी महान व्यक्ति की उपाधि भी किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि 1938 में
चेन्नई में हुए एक महिला सम्मेलन में महिलाओं ने ही दी थी। ये दिखाता है कि महिलाओं की मुक्ति उनके आंदोलन के भाषणों का विषय नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कन थी। तो आज हमने पेरियार की किताब औरतें गुलाम क्यों हुईं के जरिए उनके कुछ बेहद क्रांतिकारी और आज भी प्रासंगिक विचारों को समझा। बच्चे पैदा करने की मजबूरी और आर्थिक निर्भरता को गुलामी की जड़ बताना, पवित्रता और प्रेम जैसी पवित्र धारणाओं की चीर-फाड़ करना, पारंपरिक विवाह को एक अपराध की तरह देखना और उसके बदले दोस्ती पर आधारित रिश्तों की वकालत करना। और आखिरी में गर्भनिरोध और आर्थिक आजादी को मुक्ति के सबसे बड़े औजार के रूप में पेश करना। और ये सब करते हुए वो किसी भी स्थापित संस्था या विचार पर सवाल उठाने से नहीं डरे। जैसा हमने देखा, उन्होंने सिर्फ मनुस्मृति की नहीं बल्कि सिलप्पदिकारम जैसे तमिल संस्कृति के गौरव माने जाने वाले महाकाव्य की भी आलोचना की। क्योंकि वो एक ऐसी महिला का महिमा मंडन करता था जो अपने पति की गुलाम थी। वो हमें सिखा रहे थे कि किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए पवित्र या महान न मान लो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। उसे तर्क और समानता की कसौटी पर कसो। बिल्कुल। और शायद यही आज के लिए एक सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम आज अपने समाज में किन कहानियों, किन रिवाजों और किन विचारों को बिना सवाल किए सच मानकर स्वीकार कर रहे हैं, और उन कहानियों और रिवाजों के भीतर शक्ति, नियंत्रण और स्वतंत्रता के बारे में कौन सी छिपी हुई धारणाएं हो सकती हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत है।